विशाखापट्टनम में नवंबर के महीने में ये सेलिब्रेशन होगा और जनवरी के महीने में आंध्र प्रदेश का एक और हिस्सा है जहां बारिश ना के बराबर होती है, वहां पर ये सेलिब्रेशन होगा और अंत में आंध्र प्रदेश की राजधानी जहां पर हम लोग बड़े पैमाने पर ये सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आंध्र प्रदेश का चौथा प्रोग्राम हैदराबाद में होगा। इसके बीच में हमारे साथियों का सजेशन था कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर से धर्म परिवर्तन किया, इसलिए 14 अक्टूबर को हमें नागपुर में ये प्रोग्राम रखना चाहिए। आज 13 तारीख है, कल को 14 है। 13-14 का प्रोग्राम नागपुर में रखा गया है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लगभग 45 साल पहले हिंदू धर्म जिसमें वो पैदा हुए उसको त्यागने का फैसला किया कि मैं भारत को बौद्ध में बनाना चाहता हूँ। आज भारत की आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है। अगर भारत को बौद्ध में बनाना है तो 50 करोड़ से ज्यादा बुद्धिस्ट लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग नजर आने चाहिए थे। लेकिन आज 1 करोड़ भी हमें नजर नहीं आते हैं। बाबा साहब की पहली चाहत थी जो उन्होंने 1932 में लंदन से वापस आके अपने लोगों के सामने कहा कि मैं आपके लिए एक ऐसा अधिकार हासिल करके आया हूं जिसका सही इस्तेमाल करके आप लोग इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। बाबा साहब की पहली चाहत थी अपने लोगों को इस देश के हुक्मरान बनाने की, इस देश को बौद्ध में बनाने की। दोनों चाहतों के बारे में क्या कुछ हुआ है
महाराष्ट्र के लोगों के लिए सोचने वाली शर्मनाक घटना है। जिसको सोच है, जिसको शर्म है, इन दोनों दिशाओं में, इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इस दिशा में कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने कुछ प्लान बनाए। पहला प्लान है देश के सबसे बड़े प्रदेश में हुक्मरान बनने का। देश के सबसे बड़े प्रदेश में हुक्मरान बनने का। दूसरा प्लान है संपूर्ण देश में बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाने का, इस देश को बौद्धमय बनाने का। इसलिए साथियों, अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा में जान डालने का काम हम लोगों का होना चाहिए। इसलिए टॉपिक तो रिजर्वेशन का है। सेंटेनरी सेलिब्रेशन रिजर्वेशन का है। इसलिए उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए छत्रपति शाहू महाराज के इस अभियान को ध्यान में रखते हुए देश भर में किस किस्म का बदलाव आया है, पिछले 100 साल में किस किस्म का बदलाव आया है, उस बदलाव की कहानी खासकर जिन लोगों को इस बदलाव से लाभ पहुंचा है, उन लोगों को इस बदलाव की कहानी के बारे में अवगत कराना, जानकारी देना, ये उन लोगों की जिम्मेवारी है जिनको कुछ जानकारी है। ये जानकारी अपने तक सीमित न रख के देश के कोने कोने में उन लोगों को ये जानकारी देना जिनका इस मूवमेंट से लाभ हुआ है। उस जानकारी के बारे में देश के कोने कोने में ये जानकारी
समाज के बीच में पहुंचाना। जिन लोगों को लाभ हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, कितना हुआ है, ये सारी जानकारी उन लोगों को देना, ये हमारी जिम्मेवारी है। नागपुर में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर की कर्म भूमि माना जाता है, इस कर्म भूमि में बड़े पैमाने पर आप लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया है। इस जानकारी के साथ साथ मैंने ये बताना भी जरूरी समझा है। 1922 में चल बसे, उसके बाद 1956 तक बाबा साहब अम्बेडकर ने उनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश की और उस कोशिश में उन्होंने अपनी चाहत जाहिर की। तो ये बात समझाना, खास करके नागपुर में जहाँ पर उन्होंने अपनी दूसरी चाहत का इजहार किया, इस नागपुर में उनकी जो आखिरी चाहत थी उसके बारे में बताना जरूरी समझा। जो आज का टॉपिक है सेंटेनरी सेलिब्रेशन का, उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए और क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी समझा गया। अब बाबा साहब अम्बेडकर की पहली चाहत देश में हम लोगों को हुक्मरान बनना चाहिए, वो चाहत। देश को हमें बौद्ध में बनाना चाहिए, वो चाहत। बाबा साहब अम्बेडकर जो फुले शाहू के साथ मिलकर देश में बड़ा भारी परिवर्तन लाए, और किस किस्म का परिवर्तन लाना चाहते थे, किस किस्म का वो ला पाए, और किस किस्म का उनके फॉलोअर जिनकी जिम्मेवारी थी उनकी गैर हाजिरी में किस किस्म की जिम्मेवारी उन लोगों ने निभाई। इसलिए मैंने ये बातें आपके सामने रखना इस मौके पर जरूरी समझा। तो मैं भी अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए मैंने काफी बातें आपके सामने रखी है। और सेहत को ध्यान में रखते हुए मैं एक ही बार में सब बातें
कहना नहीं चाहूँगा। थोड़ा सांस लेने के बाद फिर मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। इसलिए हमारे दूसरे साथी दूसरे जानकार साथी जो अच्छी तरह से इस सारी मूवमेंट को समझते हैं, मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि जितनी देर मैं सांस लेता हूं इतनी देर में उन लोगों को ये बात जारी रखनी चाहिए। धन्यवाद। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले साहब इस देश के हिस्सेदारी का एहसास कराने वाले, आरक्षण के जन्मदाता छत्रपति कुर्मी साहू महाराज हजारों साल से मान्यवर कांशीराम साहब मंच में बैठे हुए महाराष्ट्र प्रदेश के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, सभी सम्माननीय पदाधिकारी साथीगण और आज इस आरक्षण के शताब्दी समारोह के अवसर पर इकट्ठे हुए महाराष्ट्र के मेरे सभी बुद्धिजीवी साथियों, पूरे मूवमेंट को 3 शब्दों में हम लोगों के सामने रख दिया है। ये बात सच है कि रात में जम्मू कश्मीर से बाई ट्रेन यात्रा करके दिल्ली पहुंचे और सुबह सुबह 5 बजे की फ्लाइट से दिल्ली से चल करके अभी आपके बीच में इधर नागपुर पहुंचे हैं। मान्यवर साहब सेहत के हिसाब से उनको जितना बोझ नहीं ढोना चाहिए उससे कहीं ज्यादा वो बोझ ढो रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए मैं जो उन्होंने हम लोगों के लिए बात कही कि हमारा पहला मकसद है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सपना को साकार करने के लिए कि बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना, और अंतिम लक्ष्य भी हम लोगों के सामने उन्होंने रखा कि इस देश को बौद्धमय बनाना। साथियों, इन्हीं शब्दों के बीच में पूरा हमारा सारा मूवमेंट केंद्रित है। आप धन्य हैं कि ऐसे धरती में आप लोग पैदा लिए हैं जिस धरती में महात्मा ज्योतिराव फूले जी पैदा हुए, जिस धरती में छत्रपति साहू महाराज जी पैदा हुए, जिस धरती में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना सारा जीवन समर्पित किया, ऐसे महान लोगों की धरती में आप लोग रहते हैं। और ऐसे महान लोगों के कारण इस देश में सामाजिक परिवर्तन की आंधी चली। ऐसे लोगों के कारण कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीने वाले लोगों को इंसानियत की जिंदगी मिली। लेकिन साथियों, ये बहुत ही दुख की बात है कि जिस धरती में ऐसे लोग पैदा हुए वहां ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ पाया जैसा बढ़ना चाहिए। माननीय कांशीराम साहब ने भी इसी धरती से अपना मूवमेंट शुरू किया।
और इसी महाराष्ट्र से इस मूवमेंट को लेकर पूरे देश के कोने कोने में पहुंचे। आपसे 300 किलोमीटर दूर हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, रहते रहे। इसलिए वो इस देश में जो अछूत की बीमारी थी, उस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तो शायद राम के नाम जपने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, और सारे बदन में वो राम राम लिखा लिए और राम राम रटते रहे, लेकिन साथियों उनको कोई मुक्ति नहीं मिली। लेकिन जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें इंसान बनाने का काम किया, सारे देश में इंसान बनाने का काम किया, उस बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में छत्तीसगढ़ के लोग अज्ञान और अनजान बने रहे। बहुत सारे महाराष्ट्र के साथी जो पढ़े लिखे हैं वो छत्तीसगढ़ में जाकर के नौकरी करते हैं, लेकिन हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानकारी कब मिली? जब मान्यवर काशीराम जी छत्तीसगढ़ में आए, तब हमें बाबा साहब अम्बेडकर का ज्ञान हुआ। और जब मान्यवर काशीराम जी से अम्बेडकर के बारे में जानकार हुए, तो साथियों वही लोग जो राम राम रटते रहे, अब वो जय भीम रटने लगे, जय भीम का नारा लगाने लगे। और वो जय भीम वाले जब बने तो छत्तीसगढ़ से 3 विधानसभा में विधायक चुन करके उन लोगों ने भेज लिया। जो मानवर काशीराम जी ने कहा, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का संदेश हम लोगों तक पहुंचाए। और बाबा साहेब की बात तो आप लोग ज्यादा जानते हैं, हम लोग तो 1980 में सुने हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की बात मान्यवर काशीराम साहब ने हमें बताया कि तुम्हें मुक्ति मिलेगी तो इस राम राम रटने से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा मुक्ति का मार्ग, वो मार्ग कहां है? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया कि सत्ता का वो सिंहासन है जो दिल्ली का पार्लियामेंट है, भोपाल का राज। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब की बात को जानकर, सुनकर, समझकर हम लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया। पूरे मध्य प्रदेश में ये बात आगे बढ़ना शुरू हुई। जब छत्तीसगढ़ जैसे जगह में ये बात आगे बढ़ी, आपसे 300 किलोमीटर दूर में हम लोग अज्ञान और अनजान पड़े रहे। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बात, डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर चलने के लिए जब बहुजन समाज के लोग उठ करके खड़ा हुए, तो आप तो महाराष्ट्र के लोग हैं, जहां पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी सारी जिंदगी लगाई है। मान्यवर काशीराम साहब ने भी अपना सारा शुरू का समय महाराष्ट्र में उन्होंने लगाया, और महाराष्ट्र से लेकर के दूसरे कोने में भी उन्होंने ये संदेश पहुंचाया। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर में भी अभी तक वो बात नहीं बन पाई। आप लोग ज्यादा जानकार लोग हैं, ज्यादा समझदार लोग हैं, आप लोगों को ज्यादा समझाने और जनवाने की जरूरत नहीं है। साथियों, सिर्फ अपनी जिम्मेवारी को समझने की जरूरत है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन आप उसको मानते नहीं हैं, उसको मानते नहीं है, उसमें चलते नहीं है। यदि आप लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को मान ले, बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक ही बात हम सबको सावधान किया। हम जगह जगह देखते हैं तो आरएसएस के युग निर्माण मथुरा वाला सावधान लिखे रहता है, युग बदल रहा है सावधान, युग निर्माण योजना सावधान लिखा रहता है। मथुरा के नाम से दीवारों में ये लिखते हैं कि सावधान, किस बात के लिए सावधान? युग बदल रहा है। तो कौन सा युग बदल रहा है? तो युग यही बदल रहा है कि जिस समाज के लोगों को इस देश के अंदर में सबसे ज्यादा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से
जिंदगी के हर क्षेत्र में पिछाड़ के रखा गया था, ऐसे समाज को जगाने का काम मान्यवर काशीराम जी ने कर दिया है। शूद्र समाज उठ करके खड़ा होने लगा है, इसलिए सावधान, युग बदल रहा है। अब शूद्रों का युग आने वाला है, बहुजनों का युग आने वाला है। श्री राम शर्मा अपने समाज को सावधान करता है, इनसे सावधान रहना। लेकिन साथियों, हम लोग भूल गए, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1945 में अपनी एक किताब लिखी कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, और उसी किताब में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बहुजन समाज को भी सावधान किया। यदि श्री राम शर्मा आज सावधान करता है, युग निर्माण बखरा योजना वाले आज सावधान करते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1945 में हमें सावधान किया। लेकिन साथियों, हम लोगों ने सावधान नहीं हुए, हमारा समाज सावधान नहीं हुआ, और जिस बात के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सावधान किया, उससे सावधान न रहकर, बल्कि जिस गांधी ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को और डॉक्टर अम्बेडकर के समाज को फूटे आंख देखना कभी पसंद नहीं किया, उसकी पार्टी कांग्रेस के चमचे और दलाल बनकर उसकी ताकत को मजबूत बनाने का काम हमारे ही समाज के लोगों ने किया। और यही कारण है कि आज तक बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना साकार नहीं हो सका। यदि बाबा साहेब कांग्रेस से सावधान हो गए, उत्तर प्रदेश के अंदर में गांधीवाद से सावधान हो गए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुजन समाज की हुकूमत बन गई। साथियों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से सावधान हुए हैं, वैसे यदि सारे देश के अंदर में हमारा ये बहुजन समाज मान्यवर काशीराम जी के कहने के आधार पर यदि आज सावधान हो जाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मान जाते हैं, तो पूरे सारे देश के अंदर में बहुजन समाज की हुकूमत होगी और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होगा, मान्यवर काशीराम जी का बोझ हल्का होगा। सिर्फ हमारी आपकी जिम्मेवारी है, हम नौजवानों की जिम्मेवारी है, हम बुद्धिजीवी लोगों की जिम्मेवारी है कि जिस समाज में हम लोग पैदा लिए हैं, हम लोग अपने समाज की तरफ पलट के देखें, और जो समाज गांव में सोया हुआ है, उस सोए हुए समाज को जगाने का काम करें, उस समाज के बीच में जाएं, उस समाज को तैयार करने का काम करें। साथियों, सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, इसको करने से होगा। और करने की जिम्मेवारी यदि हम लोग अपने ऊपर ले लें, अपने ऊपर इस जिम्मेवारी को ले लें, तो साथियों निश्चित रूप से यह काम पूरा हो सकता है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात कही उन्होंने कि हम महसूस करते हैं कि हमारी समस्या सामाजिक समस्या नहीं है, हमारी समस्या राजनीतिक समस्या है, और हमारी समस्याओं को, हमारे दुख दर्दों को कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता, हम भी दूर नहीं कर सकते जब तक हमारे हाथ में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। जब बाबा साहेब ने सारी बात कह दी है कि हमारी समस्या को दूर करने का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, हम भी दूर नहीं कर पाएंगे यदि हम करना चाहते हैं तो, क्योंकि जब तक हम लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, हमारी समस्याओं का समाधान हो ही नहीं सकता। जब ये बात आपको समझ में आ गई, तो साथियों, आप क्यों गांव के अंदर जाकर के बहुजन समाज को जगाने का काम क्यों नहीं करना चाहते? यदि बहुजन समाज को जगाने का काम कर दे, तो साथियों निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और आज हमारे हाथ में वो ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है वो वोट का ताकत। बाबा साहेब डॉक्टर है, हमारे पास मकान नहीं है, हम गरीब हैं, हमारे पास मोटर गाड़ी बंगला नहीं है, लेकिन इतना तो गरीब नहीं है कि हमारे पास वोट नहीं है। वोट के दो धनी, सबके हाथ में एक एक वोट का अधिकार है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का हथियार दिया। क्या दबे कुचले पिछड़े समाज के लोगों, यदि तुम अपनी मुक्ति चाहते हो तो मैं तुम्हारे हाथ में एक ऐसा हथियार देता हूं जिस हथियार को 5 साल में सिर्फ एक बार आपको चलाने की जरूरत है। और इस हथियार में वो ताकत है जो तोप और तलवार में नहीं है।
इस हथियार में वो ताकत है जो बम और बारूद में नहीं है। ये वो हथियार है जिस हथियार को चलाने के बाद दुश्मन तो मर जाएगा, लेकिन 302 का मुकदमा बनने वाला भी नहीं है। 302 का केस नहीं बनेगा। ऐसा हथियार हमारे हाथ में वोट का हथियार दिया है, वोट का ताकत दिया है। लेकिन साथियों, हम लोगों ने अपने वोट के ताकत को, वोट के हथियार को इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगाकर हम लोगों को जगाने का काम किया है। लेकिन आज हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, आप बहुत सारे लोग हैं। जब एक अकेले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे, तब उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया। और आज के तारीख में मान्यवर कांशीराम साहब ने तमाम सारे झंझावातों को झेलते हुए सारे देश में ब्राह्मणवाद को झकझोरने का काम कर दिया। आज वो ब्राह्मणवाद हिलने लगा है, सिर्फ अब उसको एक बार पलटने की जरूरत है। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए, ब्राह्मणवाद जैसा हमारे ऊपर में ये ब्राह्मणवाद का जो समाज है, हमारा समाज नीचे है और ऊपर में ये ब्राह्मणवादी लोग ऐसे बैठे, हमारे ऊपर ऐसे बैठे हैं। लेकिन हमारे महान पुरुषों ने इस व्यवस्था को ऐसे पलटने का काम किया, ऐसे पलटने का काम किया। चाहे वो छत्रपति साहू महाराज हो, चाहे महात्मा फूले हो, चाहे बाबा साहब अंबेडकर हो। बाबा साहब अंबेडकर ने इसको ऐसा उठा करके इसके ऊपर संविधान का टेक लगा दिया, संविधान का टेक लगा दिया। ये अब नीचे नहीं जा सकता। लेकिन ये भी मुश्किल है, ये ऊपर भी ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे अधर में लटका हुआ है। तो ऐसे जब अधर में लटका है, इसको मान्यवर कांशीराम जी इसको पूरे ऐसे पलटने की कोशिश में आज लगे हुए। लेकिन साथियों, यदि आप लोगों ने इसको छोड़ दिया तो फिर ऐसे कैसे जम जाएगा, ऊपर के ऊपर जम जाएगा। ये आपका समाज बदल जाएगा, बाबा का सपना साकार हो जाएगा। लेकिन साथियों, इसके लिए हर एक इकाई को, हर एक व्यक्ति को अपनी ताकत लगानी पड़ेगी। हर एक इकाई को, हर एक व्यक्ति को ताकत लगानी पड़ेगी, तब कहीं ये पत्थर पलटेगा। और नहीं ये तो ऐसा लटका है तो लटका रह जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का टेक लगा दिया है, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है, ना ही ऐसा हो पा रहा है। लेकिन साथियों, इसको पलटने की जब जरूरत है, माननीय कांशीराम साहब ने सारे देश में हम सभी बहुजन समाज के लोगों को आह्वान कर दिया है, एक बार सारे लोग एक साथ जोर लगा करके इस व्यवस्था को पलटने के लिए अपनी शक्ति झोंक दो। ये समाज परिवर्तन हो जाएगा, बाबा का सपना साकार हो जाएगा। ऐसे आप सभी साथियों से आशा और अपील करते हुए अपना 2 शब्द समाप्त करता हूँ। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। साथियों, छत्रपति शाहू महाराज के जमाने से शुरू किया हुआ आरक्षण का अभियान पिछले 100 साल में देश के कोने कोने में फैला। छत्रपति शाहू महाराज ने जो उस वक्त उनकी समझ में आया, उस समाज का नाम बहुजन समाज रखकर बहुजन समाज की बात को आगे बढ़ाने का प्रबंध किया। 1922 में छत्रपति शाहू महाराज से छत्रपति शाहू महाराज के साथ चलने वाले लोग बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़कर
गांधी जी के साथ चलने लगे। गांधी जी के साथ चलने के कारण बाबा साहब अम्बेडकर का काम थोड़ा मुश्किल हुआ। इसलिए 1930, 31 और 32 30 साल में लंदन में जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उन कॉन्फ्रेंसों में उन्होंने अछूत कहे जाने वाली जातियों का उनकी वकालत की और वकालत करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की भारत देश में जो सभ्यता है जिसके खिलाफ काफी बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो उस सभ्यता के आधार पर उन लोगों की बात को पहले सुना जाए, समझा जाए और उन लोगों की बात को बनाने की कोशिश की जाए। साथियों, सबसे पहले अछूत कहे जाने वाली जातियों के लिए अंग्रेजों ने फैसला किया शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं, जो जंगलों में और पहाड़ों में रहने के लिए मजबूर हुए हैं और 1932 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की जिम्मेवारी लगाई कि इन जातियों को, अछूत जातियों को, ट्राइबल जातियों को इनकी मुश्किल को समझकर और 1935 में इंडिया एक्ट बना। उस इंडिया एक्ट के साथ कारण अछूत कही जाने वाली जातियां, ट्राइबल कही जाने वाले कबीले, इन लोगों के लिए अंग्रेजों ने स्पेशल प्रोविजन रखा और 1935 के इंडिया एक्ट के बाद शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों की जिंदगी में बड़ा भारी बदलाव शुरू हुआ। इन लोगों को पढ़ने लिखने का मौका सबसे ज्यादा मिलना शुरू हुआ।
जो छत्रपति शाहू महाराज ने बहुजन समाज के लिए आरक्षण शुरू किया था, उस आरक्षण का फायदा इन लोगों को मिलना शुरू हुआ। आरक्षण का फायदा सिर्फ नौकरियों में नहीं बल्कि राजनीति में भी इनको आरक्षण का फायदा मिलना शुरू हुआ। 1936 के बाद इसमें और तरक्की हुई और इनकी बात को आगे बढ़ाने की अंग्रेजों ने कोशिश की। बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाकर 1942 में जुलाई 1942 में नागपुर में ऐलान किया कि अंग्रेजों ने मेरी बात मान ली है और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कहे जाने वाली जातियों के लिए जो थोड़ी थोड़ी संख्या में इधर उधर भटक रहे हैं, 1932 में जब बाबा साहब अम्बेडकर को सेपरेट इलेक्टोरेट गवाना पड़ा, तो 10 साल के बाद सेपरेट सेटलमेंट का परमिशन तय हो गया कि 1947 में अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए। बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ा झटका लगा। लेकिन क्या कर सकते थे। 1947 में देश आजाद हुआ। इस देश का कारोबार संभालने के लिए बड़े पैमाने पर ब्राह्मण जाति 1947 में जवाहरलाल नेहरू देश का हुक्मरान बना। जवाहरलाल नेहरू के सामने बाबा साहब ने हमारी वकालत की। जवाहरलाल नेहरू से कहा कि अंग्रेजों को मैंने रजामंद कर दिया था हमारे लोगों के सेपरेट सेटलमेंट बनाने के लिए, और जो 55 करोड़ हेक्टेयर जमीन गवर्नमेंट के पास उस वक्त खाली थी, ये जमीन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों ने बांट दी जाएगी। के बाद उन्होंने कहा मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए हैं। अंग्रेज जाने के बाद जो इस देश के हुक्मरान बने हैं वो नहीं चाहते हैं कि बेजमीनी लोगों को जमीन
दी जाए। अगर बेज़मीने लोगों को जमीन दे दी जाए तो हमारे खेतों में खेती कौन करेगा? जिनके पास खेत हैं, खेत तो उनके पास रहने चाहिए, लेकिन उनके खेतों में खेती कौन करेगा? इसलिए जो वादा अंग्रेजों ने आपके साथ किया है उसको मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। बाबा साहब अम्बेडकर काफी दुखी हुए। 18 मार्च 1956 को 18 मार्च 1956 को आगरा में लाखों लोगों को इकट्ठे करके उनके सामने सारी बात रखी और उनसे कहा कि मैंने पढ़ाई लिखाई के ऊपर बहुत जोर दिया, पढ़ लिख कर लोग तैयार हो गए हैं। मैं सोचता था कि पढ़े लिखे लोग जिस तरह से मैं अकेला सारे समाज का बोझ उठाने के लिए तैयार हुआ हूँ, ये पढ़े लिखे लोग इस बोझ को उठाएंगे। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि ये पढ़े लिखे लोग तो मेरे ऊपर ही बोझ बनते रह गए। समाज का बोझ तो क्या उठाना है, लेकिन ये मेरे लिए बोझ बन गए हैं। ये मुझे कहते हैं कि बाबा आपने हमें पढ़ा दिया है, बता दिया है, रिजर्वेशन के आधार पर हमें नौकरी मिल गई है, और मलाई तो उन लोगों को मिलती है जिनका राज है। मेरे जाने के बाद जिनका राज आया है, मलाई उनको मिलती है। इन लोगों को अच्छी जिंदगी जीने का प्रबंध हो चुका है, अब ये मलाई चाहती है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा के उस बड़े मैदान में लाखों लोगों के बीच में रो रो कर ये बात अपने समाज के सामने रखी कि मेरा समाज वो दूसरे के खेतों में खेती करने पर मजबूर है, दूसरों के खेतों में खेती करने पर मजबूर है। और अंग्रेजों ने मुझसे वादा किया था, नेहरू ने उसे जवाब दे दिया, अब ये काम तो हमें ही करना होगा। मैं लाठी लेकर आगे आगे चलूंगा और आप लोग मेरे पीछे पीछे चलना, हमें ही बनाने होंगे। ये हमारा बोझ है, हमें ही उठाना होगा। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने इकट्ठे हुए अपने समाज के लोगों से ये बात कही और 6 दिसंबर को चल बसे। ज्यादा देर वो जिंदा नहीं रहे। जो काम अपने समाज के लिए वो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए।
दिसंबर 1956 के बाद वो काम आज तक नहीं हुआ, छोड़ने पर मजबूर हुए। बिहार छोड़कर जहाँ उनको थोड़ी बहुत जगह मिली, छोटे छोटे झोंपड़े बनाकर वहीं पर रहने लगे। इसलिए साथियों, सेपरेट इलेक्टोरेट 1932 का सेपरेट इलेक्टोरेट और 1942 का सेपरेट सेटलमेंट, बाबा साहब का ये दोनों प्लान करने का धरा रह गया और हमारे लोगों की हालत बस से बदतर हो गई। तो रिजर्वेशन ठीक है, जिन लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिला, पढ़ने लिखने के बाद रिजर्वेशन के कारण नौकरियों में पढ़ने का मौका मिला, वो बढ़ते गए। लेकिन जो लोग दूसरे के खेतों में खेती करने पर मजबूर थे, उनके साथ अन्याय होता था और उस अन्याय के कारण मजबूर और लाचार होकर मजबूरी और लाचारी की जिंदगी व्यतीत करते रहे। हमारे लोगों के साथ सेपरेट इलेक्टोरेट ना मिलने के कारण धोखा हुआ। 1932 में सेपरेट सेटलमेंट ना होने के कारण धोखा हुआ 1942 में, और आज तक वो लोग किसी न किसी धोखे के शिकार रहे। तो समाज में जो लोग पढ़ लिख गए, वो लोग उस जिंदगी में आगे बढ़ते गए, ऊपर को उठते गए। तो जिनको मौका नहीं मिला वो नीचे चले गए। कुछ लोगों की हालत तो बहुत अच्छी है और बहुत लोगों की हालत तो बहुत खराब है। फुले शाहू अम्बेडकर इन लोगों की कोशिश साधारण लोगों के कुछ काम नहीं आई। उसके बाद आरक्षण की मूवमेंट में और बदलाव आए और बदलाव की कहानी मैं कल जैसे भी मुझे समय मिलेगा कल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। खास करके शेड्यूल ट्राइब की कहानी आज रखी है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला तो संविधान में आर्टिकल 340 लिखकर अदर बैकवर्ड कास्ट की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए बाबा साहब ने जो कुछ किया वो कल मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। धन्यवाद।
आभार प्रदर्शन शहराचे अध्यक्ष आर्किटेक्ट एजी त्रिपुरे करतील. संपूर्ण महाराष्ट्र से, विदर्भ से, नागपुर से आए मेरे भाइयों बहनों, आपके बीच में माननीय कांशीराम जी अति व्यस्त कार्यक्रम होकर भी आज सुबह यहाँ पर पधारे. उनकी तबियत की अवस्था आपने देखे. आज से 40 साल से ये काम ऐसी तन्मयता से और करते आए हैं. आज बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी वो बनी है. हम यहाँ पर भी राजनीतिक सत्ता में पहले नंबर पर आए. राजनीति चाहू महाराज बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ. मध्य प्रदेश से आए हमारे गौराम जी रत्नाकर, इन्होंने भी हमें मार्गदर्शन किया, उनका भी मैं आभारी हूँ. महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ पाटिल जी, इनका भी मैं आभारी हूँ. मंच पर सभी बैठे वक्तागण, इनका मैं आभारी हूँ. ये उद्घाटन का सोहळा यहाँ पर विधिवत समाप्त हुआ और आने वाले प्रोग्राम अभी शुरू रहेंगे, तो भी आप शांति से आने वाले प्रोग्राम का आस्वाद ले. धन्यवाद. संपादक आहे ते सर्वांचे सुपरिचित प्रभाकर दुपारेजी हे मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यात नंदाताई फुकटही मार्गदर्शन करणार आहे. तर त्याआधी आपला त्याच्या पुढचा जो कार्यक्रम होता, ज्योती झाली ज्वाला, लेखक जेमिनी कडू आहे आणि सैल जेमिनी या एकपात्री प्रयोग सादर करणार आहेत. त्या अगदी रेडी होऊन आलेल्या आहेत. म्हणून आपण अर्ध्या तास आणि समजा नसेल ओळखलं तर आज मी माझी ओळख करून देणार आहे. हो, ती माझी ओळख. अहो, युगायुगानं पुसून टाकलेली माझी ओळख. कधी वेदानं, कधी स्थितीनं, कधी श्रुतीनं, कधी उपनिषदानं, कधी व्यवस्थेनं, तर कधी कायद्यानं, आणि खरं म्हणजे तमाम पुरुष जातीनं पुसून टाकलेली माझी ओळख मी आज तुम्हाला करून देणार आहे. मग ऐका तर. तुम्ही मला चिवकाऊ, माझं नाव सौ. तुम्ही मला चिवकाऊ, माझं नाव सौ. मी नायगावची भाऊ. सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्यातील एक गाव. नाव त्याचं काय गाव? चित्ररत्न नेवसेराव. हिंदवी मी सौ. तुम्ही मला चिवकाऊ. ती लहानशी सौ. इथं जाऊन तिथं सौ. दुरून धावत होते, झाडावरती चढत होते. पडले तर रडत होते. उठले की हसत होते. बागेमध्ये धावत होते, पिसासंग डोलत होते. लोक म्हणे कशीही लेख, लोक म्हणे कशीही लेख, माय मोठी गावाची, माया मांग धावाची, माय म्हणे पोटे घाम, तुले देतो शेत. मी म्हणू, ए माय, मी तुझीच तले, मी तुझीच तले. मला झाडझूड करणं, निंदण, रांधण, खुरपण सारं काही येत असे. अहो, एक दिवस उन्हाळ्यातला प्रसंग. आम्ही लहान मुलं मुली आमराईमध्ये खेळत होतो. मुलं खेळत होते विटीदांडू आणि आम्ही मुली किस बाई किस, दोडकं किस. आमचा खेळ अगदी रंगात आलेला. एवढ्यात काय झालं, आंब्याच्या झाडाच्या ढोलीतून भला मोठा नाग बाहेर आला. नागाला पाहिल्याबरोबर माझे सारे सवंगडी घाबरून पळून गेले. आणि तुम्हाला सांगते, मी आता लगीन म्हणजे काय ते माहित नव्हतं. आनंदाचं असतं एवढंच कळत होतं. अहो, परखरातली पोरगी मी लुगड्यामध्ये आली आणि साऊची सावित्री झाली. सावित्री मुंशान पुण्यामध्ये आली आणि ज्योतिराव फुलेंची अर्धांगिनी झाली. पण माझं मन माझ्या माहेरी नायगावातच रेंगाळत होतं. माझी आई, माझे बाबा, ते घर, ते अंगण, ते शिवार. एवढ्यात एका आजीनं मला धक्का दिला आणि म्हणाली, ये पोरी, मुखाच्याच नाव घे म्हणे नातवाचं. नाव घेतल्या बिगर तुला घरात जायला नाही मिळायचं. हा, मी लाजून चूर झाले. पण कोणीच आपला हट्ट सोडीना. आणि मग मी उखाणा घेतला. काय बरं घेतला होता उखाणा? आठवलं. काही आई पिकली पहिल्या धान्याच्या राशी, काही आई पिकली पहिल्या धान्याच्या राशी. आणि आजपासून ही सावित्री ज्योतिबांच्या चरणांची दासी, ज्योतिबांच्या चरणांची दासी.
अहो मंडळी, लगीन झालं तेव्हा वाटलं काही चूल आणि मूल. नवरा मले वागवण जसं तळ हातावरचं फूल. पण ज्योतिबाचं सारं कसं न्यारं न्यारं होतं. पण ज्योतिबाचं सारं कसं न्यारं न्यारं होतं. आणि ज्योतीची ज्वालाबंध नशिबात होतं. ज्योतीची ज्वालाबंध नशिबात होतं. तिने सासरच्या मंडळींची मुकाट सेवा करायची असते हे शिकवलं माझ्या मायनं आणि आबानं. अहो एक दिवशीचा प्रसंग, दोस्ताच्या लग्नामध्ये ज्योतिबा गेलं आणि बामणने म्हणून त्याला कोणी हाड केलं. ज्योतिबातल्या माणसानं जागा त्याला केलं. विचाराचं काहूर तसं वादळ होऊन आलं. ज्योतिबा म्हणे, बामण बी माणूस आणि आपण बी माणूस, मग तो कोंबा वरचा आणि आपण कोंबा खालचा. मी त्याला म्हणो, शेवटी जाऊ पिढ्यानं. तर तेच मला म्हणे, सावित्री ऐकून बी घेणं. ब्राह्मण म्हणजे तोच ज्यानं घेतलं ज्ञान. ज्ञानामुळे वाढते बघ माणसाची शान. निऱ्या एका ज्ञानानं बामण इतके माजले, अज्ञानानं बघ आपले कवाच 13 वाजले. अज्ञानानं बघ आपले कवाच 13 वाजले. कदरला आणि शेठजींची अंतयात्रा निघाली. ज्योतिबा चंदनामानी झिजला. पर या सावित्रीची मशाल करून मगच दिसला. मला रात्रंदिवस शेटजींचं बोलणं आठवायचं. काय करू काय नाही काही सुचत नव्हतं. मी अशीच दुःखात चूर होते. तो एक दिवस काशी आली आणि म्हणाली, अक्का अक्का आश्रमात चला, लहान लहान मुलं तुमची वाट बघतात आहे. आणि मंडळी, मी माझे अश्रू पुसले. अहो नव्या उमेदीनं, नव्या आकांक्षेनं, नव्या धैर्यानं मी पुन्हा कवी गायक अनिरुद्ध शिवाय यांच्या बहुजन भारत का राजा या ऑडिओ कॅसेटचं प्रकाशन मान्यवर कांशीरामजीच्या हस्ते संपन्न झालेला. आणि याच नंतर बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश विद्यार्थी आघाडीचे सक्रिय कार्यकर्ते यांच्या पुस्तकाचं प्रकाशन मान्यवर कांशीरामजी साहेब करत आहेत. आणि त्याचबरोबर बहुजन नायकच्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या निमित्ताने विशेष अंक, बहुजन नायकच्या धम्मचक्र विशेष अंकाचं प्रकाशन या ठिकाणी संपन्न होता. आणि प्रचंड टाळ्याच्या गजरामध्ये आपण त्यांचं स्वागत करावं आणि अशा कलावंताला प्रोत्साहन द्यावं. शाहू महाराजांची ही परंपरा कांशीरामजी पुढे चालवत आहेत. आणि जिस किताब का नाम है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, उस किताब का विमोचन करने की मजबूरी साहब के ऊपर आ गई है. तो सुरेश बाबू डोंगरे की किताब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी का विमोचन मान्यवर कांशीराम जी का हाथों यहाँ संपन्न हो रहा. अध्यक्ष सर यायनच पाहिजे. आज कोणतं काम केलं त्याची
परिवर्तनवादी चळवळीतील पत्रकारितेच्या भूमिका अध्यक्ष प्राध्यापक जगन वंजारी, ज्येष्ठ पत्रकार श्रीमती नंदाताई फुकट, प्रभाकर दुपारे यांनी स्टेजवर येण्याची कृपा करावी. अमर तांडेकर यवतमाळ यांनी महेश किरोडा यांच्याशी भेटायचे आहे. વિડીયોને લાઈક કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ધન્યવાદ.